नोएडा की एक सर्द और धुंधली रात। इतनी धुंध कि कुछ मीटर दूर देखना भी मुश्किल हो। 27 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपने घर लौट रहा था, लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंचा। ये कहानी सिर्फ एक कार दुर्घटना की नहीं है। हमारे पास जो स्रोत और दस्तावेज है वो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे रोका जा सकता था और शायद रोका जाना चाहिए था। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि इन दस्तावेजों के जरिए इस पहेली के हर टुकड़े को जोड़कर देखेंगे कि कैसे सालों की लापरवाही ने उस एक धुंधली रात को मौत का जाल बना दिया। चलिए पहली चेतावनी से लेकर उस दुखद अंत तक और उसके बाद हुई कार्रवाई तक की इस पूरी कहानी की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। एक सामान्य सा दिखने वाला कंस्ट्रक्शन प्लॉट देखते ही देखते मौत का तालाब कैसे बन गया? ये अचानक तो हुआ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव धीरे धीरे और सबके सामने हुआ। हमारे पास जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो साफ दिखाती हैं कि 2015 तक ये जमीन खेती के लिए इस्तेमाल होती थी, हरी भरी थी। लेकिन नवंबर 2021 आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। मानसून की बारिश और लगातार चल रहे निर्माण के काम ने इसे पानी से भरे एक विशाल गड्ढे में तब्दील कर दिया था। और ये सिर्फ बारिश का पानी नहीं था, जैसा कि रिकॉर्ड्स बताते हैं। इसमें आसपास की सोसाइटियों का सीवेज, काई और डूबा हुआ कंस्ट्रक्शन का मलबा भी था। यानी ये सिर्फ एक गड्ढा नहीं था, ये एक तरह का जहरीला, बदबूदार तालाब बन चुका था। और सबसे बड़ी बात, ये किसी से छिपा नहीं था, ये बीच सड़क पर सबके सामने था। सही कहा। और यहीं से अनदेखी का वो सिलसिला शुरू होता है जो हैरान करने वाला है। ये कोई छिपा हुआ खतरा नहीं था जिसे ढूंढना पड़ता, ये एक खुला खतरा था जिसके बारे में बार बार चेतावनी दी गई। अब जो दस्तावेज हमारे सामने है उसे देखकर सच में यकीन नहीं होता। खतरे की घंटी सिर्फ एक बार नहीं बजाई गई थी। यहाँ 14 मार्च 2022 का एक पत्र है जो डेवलपर MZ विजटाउन प्लानर्स ने नोएडा अथॉरिटी को लिखा था। क्या लिखा है इसमें? इस पत्र में साफ साफ शब्दों में खतरे का जिक्र है। मैं यहाँ सीधे स्रोत से पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है, कभी भी अनजाने में कोई हादसा हो सकता है। और ये सिर्फ अथॉरिटी को नहीं भेजा गया था, इसकी कॉपी पुलिस कमिश्नर और स्थानीय SHO को भी भेजी गई थी। चेतावनी स्पष्ट थी, लिखित में थी और आधिकारिक रिकॉर्ड पर थी। एक मिनट, ये बात बहुत अजीब है। आमतौर पर आरोप डेवलपर पर लगता है, यहाँ तो डेवलपर खुद चिट्ठी लिखकर खतरे की घंटी बजा रहा है। इसका तो यही मतलब हुआ कि खतरा इतना बड़ा और साफ था कि वो भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहते थे, एक रिकॉर्ड बनाना चाहते थे कि हमने तो बता दिया था। बिल्कुल, ये सिस्टम के अंदर एक SOS सिग्नल भेजने जैसा था। एक तरह से कहा जा रहा था कि ये हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है, आप कुछ कीजिए। लेकिन ऐसा लगता है कि उस सिग्नल को किसी ने सुना ही नहीं। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। 2023 में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने भी नोएडा अथॉरिटी को इस जल भराव के बारे में लिखा, लेकिन उस पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और स्थानीय निवासी तो लगातार शिकायतें कर ही रहे थे। लेकिन शायद जो सबसे चौंकाने वाली और सीधी चेतावनी थी, वो युवराज की मौत से महज 2 हफ्ते पहले आई। 2 जनवरी 2026, उसी जगह पर। हाँ, ये वाकई रोंगटे खड़े करने वाली बात है। उसी बिना बैरिकेड वाले धुंध से भरे 90 डिग्री के मोड़ पर एक ट्रक गड्ढे में गिरते गिरते बचा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये आने वाली बड़ी त्रासदी का एक ट्रेलर था, एक छोटी सी झलक थी कि आगे क्या होने वाला है। उस ट्रक के ड्राइवर गुरविंदर सिंह का एक बयान रिकॉर्ड पर है और उनके शब्द आज भी चुभते हैं। उन्होंने कहा था, ये लापरवाही हत्या के बराबर है। डेवलपर और प्राधिकरण पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। वो इसे हादसा नहीं, सीधे सीधे हत्या कह रहे थे। इससे बड़ी और साफ चेतावनी क्या हो सकती थी? और ये चेतावनी हवा में खो गई। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और यही अनदेखी हमें सीधे उस रात पर ले आती है, 17 जनवरी, जब सालों की ये सारी लापरवाहियां, सारी चेतावनियां एक साथ एक ही जगह पर युवराज मेहता का इंतजार कर रही थी। तो इसका मतलब ये है कि उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक या बुरी किस्मत नहीं थी। एक त्रासदी के लिए जो जो चीजें चाहिए थीं, वो सब वहां मौजूद थीं। अगर हम इन सभी तथ्यों को एक साथ रखकर देखें तो स्रोत 3 बड़ी और घातक सुरक्षा चूकों की ओर साफ इशारा करते हैं जो उस रात एक साथ मौजूद थी। पहली, गड्ढे के चारों ओर कोई मजबूत बैरिकेडिंग नहीं थी। दूसरी, अंधेरे और धुंध में ड्राइवरों को सावधान करने के लिए कोई चेतावनी का साइन बोर्ड या रिफ्लेक्टर नहीं था। और तीसरी, वो खतरनाक 90 डिग्री का अंधा मोड़ जो बिना किसी चेतावनी के अचानक आ जाता था। और इस कॉकटेल में एक और चीज मिला दीजिए,
भारतीय मौसम विभाग के उस रात के लिए बहुत घनी धुंध की आधिकारिक चेतावनी। तो रात के करीबन 12:30 बजे जब युवराज अपनी एसयूवी में घर लौट रहे थे, तो इन सभी लापरवाहियों का नतीजा सामने आया। उनकी गाड़ी एक टूटी फूटी दीवार को तोड़कर सीधे 20-30 फुट गहरे बर्फीले पानी के उस गड्ढे में जा गिरी। इसके बाद जो हुआ वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाला हिस्सा है, क्योंकि दुर्घटना के बाद युवराज की मौत तुरंत नहीं हुई। लगभग 90 मिनट तक वो जिंदा थे और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जो पता चलता है वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युवराज किसी तरह अपनी डूबती हुई कार की छत पर चढ़ने में कामयाब हो गए। वो उस अंधेरे और ठंडे पानी के बीच अकेले थे। वहां से उन्होंने अपने पिता को फोन करना शुरू किया। उन्होंने व्हाट्सएप पर अपनी लाइव लोकेशन भेजी और करीब 90 मिनट तक वो लगातार अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर मदद के लिए संकेत देते रहे, ये उम्मीद करते हुए कि कोई उन्हें देख लेगा। और विडंबना देखिए, उनके पिता पास में ही मौजूद थे। वो फोन पर अपने बेटे की घबराई हुई आवाज सुन सकते थे। जरा सोचिए उस बेबसी के बारे में। आप अपने बच्चे की आवाज सुन रहे हैं जो मदद के लिए पुकार रहा है, और आप कुछ ही मीटर दूर होकर भी उस घने कोहरे और अंधेरे की वजह से कुछ नहीं कर सकते। ये इस कहानी का सबसे तकलीफदेह पहलू है। यहीं पर हमें बचाव अभियान की समय रेखा को बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये देरी और अधूरी तैयारियों की एक ऐसी कहानी कहती है जो सिस्टम की एक और बड़ी नाकामी को उजागर करती है। तो क्या हुआ? मदद कितनी देर में पहुंची? घटना की जो आधिकारिक टाइमलाइन हमारे पास है उसके मुताबिक करीब 9 मिनट के अंदर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। ये बहुत तेज प्रतिक्रिया थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके क्योंकि उनके पास पानी में उतरने या कोई बचाव अभियान चलाने का कोई साधन नहीं था। वो बस किनारे पर खड़े होकर इंतजार कर सकते थे। और उसके बाद करीब 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन तब तक भी कोई असल बचाव की कोशिश शुरू नहीं हो पाई थी। और फिर घटना के 71 मिनट बाद, यानी 1 घंटे से भी ज्यादा समय बीत जाने पर एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम पहुंची। एसडीआरएफ? ये तो स्टेट की अपनी स्पेशलिस्ट रेस्क्यू टीम है। पानी में बचाव जैसे कामों के लिए यही सबसे पहली और सबसे काबिल टीम मानी जाती है। इनके आने के बाद तो उम्मीद बंधी होगी। यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। हमारे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एसडीआरएफ की टीम बिना नाव और बिना पानी में बचाव के जरूरी उपकरणों के पहुंची थी। क्या ये तो ऐसा ही हुआ कि आग बुझाने वाली टीम बिना पानी के पहुंच जाए? ये कैसे मुमकिन है? एक स्पेशलिस्ट टीम बिना अपने औजारों के कैसे आ सकती है? क्या स्रोतों में इसका कोई कारण बताया गया है? स्रोतों में इस पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं है, लेकिन ये उस रात की पूरी व्यवस्थागत अव्यवस्था और कंफ्यूजन की ओर इशारा करता है। ऐसा लगता है कि विभागों के बीच कोई तालमेल ही नहीं था और किसी को भी स्थिति की गंभीरता का सही अंदाजा ही नहीं था। तो फिर पहली असली कोशिश किसने की? बचाव की पहली साहसी कोशिश एक आम नागरिक, एक ऑनलाइन डिलीवरी वर्कर मोनिंदर ने की। घटना के लगभग 1.25 घंटे बाद, यानी करीब 1 घंटा 45 मिनट बीत जाने पर वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस बर्फीले पानी में कूद गए, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। वो युवराज तक नहीं पहुंच पाए। और युवराज? रिकॉर्ड्स के मुताबिक लगभग उसी समय युवराज की आवाजें आनी बंद हो गईं। इसके बाद करीब 2 घंटे बाद एनडीआरएफ की पूरी तरह से सुसज्जित टीम पहुंची, लेकिन तब तक सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। युवराज का शव सुबह 4:30 बजे, यानी घटना के करीब 4 घंटे बाद निकाला जा सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि मौत का कारण डूबने से दम घुटना और लंबे समय तक बर्फीले पानी में रहने की वजह से हुआ कार्डियक अरेस्ट था। ये सुनकर ही सिहरन होती है। एक जान जो शायद बचाई जा सकती थी, वो सिस्टम की देरी और नाकामी की भेंट चढ़ गई। जाहिर है इस घटना के बाद हंगामा हुआ होगा। बिल्कुल। जब जनता का भारी गुस्सा फूटा और मीडिया ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया, तब जाकर प्रशासन जागा। जो काम सालों की शिकायतों और चेतावनियों से नहीं हुआ था, वो एक जान जाने के बाद आनन फानन में शुरू हुआ। तो क्या कार्रवाई हुई? क्या किसी की जवाबदेही तय की गई? हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि कानूनी प्रक्रिया तेजी से शुरू हुई। एमजी विस्टॉन प्लानर्स और लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और ये महत्वपूर्ण है कि धाराएं सिर्फ लापरवाही की नहीं, बल्कि गैर इरादतन हत्या की भी लगाई गई हैं। यानी इसे सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही से हुई मौत माना गया। और क्या सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई या कोई गिरफ्तारी भी हुई? नहीं, ये सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा। 3 डेवलपर्स अभय कुमार, रवि बंसल और सचिन कर्णवाल को गिरफ्तार भी किया गया। इससे एक मजबूत संदेश गया कि इस बार जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है। और सरकार की तरफ से 2 और बड़े कदम उठाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की गहराई से जांच के लिए एक 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया।
और साथ ही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने भी इस मामले का खुद ही संज्ञान ले लिया। एनजीटी का इस मामले में आना क्यों जरूरी है? जब एनजीटी जैसी संस्था हस्तक्षेप करती है तो ये मामला सिर्फ एक आपराधिक लापरवाही का नहीं रह जाता, ये पर्यावरण और शहरी नियोजन के नियमों के उल्लंघन का भी बन जाता है। एनजीटी का दखल ये बताता है कि ये सिर्फ एक गड्ढा नहीं था, बल्कि एक इकोलॉजिकल खतरा भी था जिसे नजरअंदाज किया गया। इससे पता चलता है कि जवाबदेही के लिए दबाव हर तरफ से काफी ज्यादा था। तो आज हमने जो दस्तावेज देखे उनके आधार पर एक खेत के पानी से भरे गड्ढे में बदलने से लेकर बार बार की अनदेखी चेतावनियों, उस घातक रात, एक पूरी तरह से नाकाम बचाव अभियान और उसके बाद हुई कानूनी कार्यवाही तक की पूरी तस्वीर को जोड़ा। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे एक अकेली दुखद घटना किसी शहर के अर्बन प्लानिंग, सरकारी विभागों की प्रतिक्रिया और हमारी इमरजेंसी सेवाओं में सालों से मौजूद गहरी खामियों को एक साथ उजागर कर सकती है। युवराज मेहता की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो साफ तौर पर बताते हैं कि ये चेतावनियों की अनदेखी और पूरे सिस्टम की नाकामी की एक लंबी श्रृंखला का एक ऐसा नतीजा थी जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता था। तो इन स्रोतों ने हमारे सामने लापरवाही की एक बहुत ही स्पष्ट समय रेखा रखी है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे तेजी से बढ़ते शहरों में, जहां हर तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऐसे कितने और टाइम बॉम्ब मौजूद हैं जो बस अगली धुंधली रात का इंतजार कर रहे हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। किसी त्रासदी के बाद जागने के बजाय उन चेतावनियों को पहले सुनने के लिए क्या करना होगा, इससे पहले कि कोई और परिवार अपने किसी अपने को इस तरह की लापरवाही में खो दे। सिस्टम को कब और कैसे अपनी नींद से जागना होगा?